गुड डे स्टूडेंट्स। काफ़ी देर से एक ये चीज़ ड्यू थी कि रीडिंग प्रैक्टिस सॉल्व करने की आपके साथ ही की जाए। आई विल ट्राई टू बी लाइव सम डे, मे बी दिस इन दिस वीक। सो आज हम करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस सॉल्व टुगेदर इन दिस वीडियो। सो जब भी रीडिंग शुरू करें टाइटल हमेशा पढ़ें कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि पैराग्राफ किस बारे में होने वाला है। सो ये पैराग्राफ है द डेवलपमेंट ऑफ द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। तो लंदन में जो अंडरग्राउंड रेलवे बनी उसकी डेवलपमेंट के बारे में, या जैसे प्लान की गई तो उसमें क्या क्या उसके बारे में प्लानिंग डेवलपमेंट्स की गई, उसके बारे में होगा ये पैराग्राफ। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे ब्लैंक्स, जिसके लिए मैंने आपको हमेशा ही बताया हुआ है कि ब्लैंक्स ढूंढने के लिए आपको ब्लैंक के जस्ट पहले या जस्ट बाद में वाला वर्ड जो है आपको आंसर मिलवा देगा। सो ब्लैंक्स का टाइटल है द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। अभी इसमें हम जो बेसिक सब पॉइंट्स है वो भी एक बारी पढ़ लेंगे। द प्रॉब्लम, द प्रपोज्ड सोल्यूशन एंड द कंस्ट्रक्शन, कि मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही थी बनाने में और उसका सोल्यूशन क्या बताया गया और कंस्ट्रक्शन कैसे उसकी शुरू हुई। ठीक है, तो हमें एक आइडिया मिल गया कि हमने किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो फर्स्ट है द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज्ड रैपिडली बिटवीन 1800 एंड 1850। सो हमें हमारा ब्लैंक के जस्ट बाद वाला वर्ड है लंदन, जो हमें मदद करेगा और सबसे ज़्यादा मदद करेगा 1800 एंड 1850, बिकॉज वो एकदम हमें दिखाई दे ही जाएगा। सो जैसे ही हम पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट लाइन में ही 1800 है। तो रीडिंग जब भी शुरू करें तो ऐसे स्किम, आपको सब कहते होंगे स्किम कर रहे हैं, आप स्किम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस तरह का पैराग्राफ है, राइट। सो ये पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ के करने वाला है। जैसे जैसे हम एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, हम उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिमाग में बिठाते जाएंगे, ताकि हमसे गलती ना हो समझने में और आंसर लोकेट करने में। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800, फर्स्ट हाफ ऑफ 1800s मतलब कि 1800 से लेके 1850 तक, फर्स्ट हाफ तक, लंदन्स पॉपुलेशन ग्रू एट एन एस्टॉनिशिंग रेट। लंदन की पॉपुलेशन जो है बड़ी हैरान करने वाली एस्टॉनिशिंग रेट पे बढ़ रही थी, एंड द सेंट्रल एरिया बिकेम इंक्रीजिली कंजस्टेड। तो सेंट्रल एरिया जो है वो, सेंट्रल एरिया मतलब लंदन का मेन मार्केट वाला या सेंट्रल शहर का बिल्कुल बीच का जो एरिया है जहाँ ज़्यादा मार्केट वगैरह होते हैं, तो वो बहुत कंजस्टेड हो गया था। यहाँ स्टेटमेंट थी द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज्ड रैपिडली बिटवीन 1800 टू 1850। फर्स्ट हाफ का इन्होंने बताया है, रैपिडली का भी हमें एस्टॉनिशिंग रेट मिल गया था। तो क्या बड़ा है ये हमें पता चली क्या है, वर्ड है पॉपुलेशन, लंदन्स पॉपुलेशन ग्रू, है ना। तो ये देखिए हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट हमारा वर्ड है पॉपुलेशन। सो इसी तरह से हमें हार्डली 1 मिनट लगा है इस चीज़ को ढूंढने में, और आपको ऐसे ही करना चाहिए। आप भागम भाग की बजाय आप इसको मीनिंग अपनी लैंग्वेज, आपकी जो भी मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट करके चलते जाएं, आपको नॉर्मली मिल ही जाते हैं आंसर्स। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट पैराग्राफ है, जैसे और मैंने भी आपको बताया हुआ है कि लाइन वाइज ही मिलते जाते हैं मोस्टली आंसर्स, तो आपको ऐसे मिल ही जाना था। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप स्टेटमेंट में जो है, आप स्टेटमेंट को आप 3 टुकड़ों में बांट लें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों मिल जाए तो वो ट्रू है, सिर्फ 2 मिले, सब्जेक्ट या वर्ब मिले तो फॉल्स है, और अगर सिर्फ सब्जेक्ट मिले तो वो नॉट गिवन है, या सब्जेक्ट भी ना मिले तो डेफिनेटली वो तो नॉट गिवन ही है ना, कि कुछ मिला ही नहीं उससे रिलेटेड। तो यहाँ हमारे स्टेटमेंट है
other countries had built underground railway before metropolitan line opened. अब ये देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका मीनिंग पहले दिमाग में बिठा लेते हैं कि मेट्रोपॉलिटन लाइन खुलने से पहले ही बहुत सी कंट्रीज़ ने दूसरी कंट्रीज़ ने अंडरग्राउंड रेलवे बना ली थी, बना ली थी। ठीक है, सो जैसा मैंने देखो आपको बताया हुआ है कि ये देखिए, ये पैसेज 1 है और इसमें 2 यूनिट ऑफ क्वेश्चंस है। जैसा आपने देखा, ब्लैंक्स मुझे जस्ट स्टार्टिंग में मिल गई थी, है ना। तो अब जो है, आप जैसे देखेंगे, एक हम स्किमिंग से ही अगर देखें तो मेरे को जो मेन हमारा कीवर्ड है इस स्टेटमेंट में, सब्जेक्ट क्या रहा, अदर कंट्रीज़, हैड बिल्ट हमारी वर्ब रही, और मेट्रोपॉलिटन लाइन जो है हमारा ऑब्जेक्ट रहा। तो मेट्रोपॉलिटन लाइन एक ऐसा प्रोमिनेंट वर्ड है जो मुझे पैराग्राफ में एकदम दिख जाएगा, है ना। बाकी वर्ड्स तो नॉर्मल वर्ड्स हैं, लाइक दे कैन बी एनीवेयर एंड दे कैन बी रिपीटेड ऑल्सो। सो मेट्रोपॉलिटन लाइन जो है, देखिए मुझे ये पूरा पैसेज है और मेरे को यहाँ सेकंड पेज पे मेट्रोपॉलिटन लाइन मिली। ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि 2 यूनिट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको फर्स्ट हाफ में मिलेगा, ये आपको सेकंड हाफ में मिलेगा ऑफ द पैसेज, राइट। तो ये देखिए, मुझे सेकंड हाफ में ये मिला है वर्ड। तो ये क्या, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि द मेट्रोपॉलिटन लाइन विच ओपनड ऑन 10th January 1863 was the world's first underground railway. That's it, है ना। क्योंकि जब इन्होंने बता ही दिया कि वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे है, तो इट मीन्स हमें वर्ब नहीं मिली, हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर। ये जो हमारा वर्ब वाला सारा सेट था वो हमें नहीं मिला, हमें अदर कंट्रीज़ भी एक्चुअली नहीं मिला, है ना। मतलब ऐसा कुछ उसका एक रेफरेंस मिला है कि क्योंकि वर्ल्ड की सबसे पहली, तो वर्ल्ड की सबसे पहली मीन्स अदर कंट्रीज़ की का रेफरेंस आया है। और मेट्रोपॉलिटन लाइन तो हमें एग्जैक्टली मिल ही गई है, ओपनड का भी मिल गया है हमें रेफरेंस वहाँ पे लोकेशन पे। तो इसीलिए हमें 2 चीज़ें मिली, अदर कंट्रीज़ और मेट्रोपॉलिटन लाइन, है ना। अदर कंट्रीज़ हमें एग्जैक्टली नहीं मिला, लेकिन हमें वर्ल्ड्स फर्स्ट मिल गया, तो हमें ये पता चल गया कि बाकी कंट्रीज़ से पहले। तो ऐसा ये स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स, क्योंकि बिफोर बना दी गई अदर कंट्रीज़ ने, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड की फर्स्ट ही थी वो जो लंदन में बनी, है ना। तो इससे इसी तरह से आप जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकाल के उनको मैच करके इस चीज़ को इजीली कर पाएंगे ऑलमोस्ट 1 मिनट में, है ना। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन हम करते हैं। पैसेज 2 टाइटल है स्टेडियम्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। स्टेडियम्स पहले कैसे हुआ करते थे, अब कैसे हैं, और आगे वाले समय में कैसे होंगे। सो ये ऑलमोस्ट सारा पैराग्राफ जो है स्टेडियम्स के बारे में होने वाला है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको मैच करना होता है। अब यहाँ पे हमें मैच करना है ये 4 स्टेटमेंट्स को, ए बी, ये पैराग्राफ्स में से हमें मैच करके बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किस पैराग्राफ में है ना। ये देखिए स्टेटमेंट क्या, क्वेश्चन स्टाइल क्या है। तो 14 स्टेटमेंट है अ मेंशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टेडियम्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, है ना। तो इसका मीनिंग हुआ कि नेगेटिव एटीट्यूड है स्टेडियम की बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, नेगेटिव सोच रखते हैं। उसका मेंशन कहाँ, नेगेटिव बातें किस पैराग्राफ में मेंशन की गई हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेंगे कि कितने यूनिट ऑफ क्वेश्चन हैं पैसेज 2 में, 1, 2, 3 एंड 4। और ऑब्वियसली ये मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में ही मिल जाना चाहिए। तो बाकी ये मैचिंग है और ये पूरे सारे पैराग्राफ्स में से पढ़ने के लिए कहा गया है, तो ये कहीं भी मिल सकते हैं।
सो फर्स्ट पढ़ के देखेंगे कि स्टेडियम्स आर अमंग द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ अर्बन आर्किटेक्चर। जो आज के अर्बन आर्किटेक्चर उनका सबसे पुराना फॉर्म है स्टेडियम्स। Vast stadiums where the public could watch sporting events were at the center of Western city life as far back in the ancient Greek and Roman empires, well before the construction of great medieval cathedrals and grand 19th to 20th century railway stations, which dominated under skyline इन लेटर एराज। तो इस पूरी लाइन का टुकड़ों में मीनिंग समझाती हूँ कि बड़े सारे वास्ट स्टेडियम हुआ करते थे जहाँ पब्लिक स्पोर्टिंग इवेंट्स, खेल कूद के इवेंट्स देख सकती थी एट द सेंटर ऑफ वेस्टर्न सिटी के सेंटर में हुआ करते थे। वेस्टर्न सिटी लाइफ एज फार बैक एज द एंशियन, जब पुराने से पुराने ग्रीक रोमन एम्पायर्स की बात करें तो तब वेस्टर्न सिटी लाइफ का सेंटर हुआ करते थे ये जो स्टेडियम्स हैं। वेल बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीक मेडिवल कैथेड्रल्स, जो ग्रीक लोगों ने जो कैथेड्रल्स बनाए उनकी कंस्ट्रक्शन से काफ़ी पहले स्टेडियम्स हुआ करते थे। एंड द ग्रैंड 19th to 20th सेंचुरी रेलवे स्टेशंस विच, जो 20th और 19th सेंचुरी के जो रेलवे स्टेशंस हैं उनसे भी विच डोमिनेटेड अर्बन स्काईलाइन लेटर एराज, जिन्होंने बाद में जो है अर्बन स्काईलाइंस को डोमिनेट किया, उनसे भी पहले स्टेडियम्स हुआ करते थे। टुडे हाउएवर स्टेडियम्स आर रिगार्डेड विद ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म। अब ये देखिए एक नेगेटिव वर्ड आ गया, स्केप्टिसिज्म का मतलब है डिसबिलीव, किसी पे बेविश्वासी करना। स्टेडियम्स आर रिगार्डेड विद ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म। आजकल स्टेडियम्स को जो है के को लेके डिसबिलीफ रखा जा रहा है बहुत ज़्यादा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स आर अबव £1 billion and stadiums finished for major events such as the Olympics Games, FIFA World Cup have notably fallen into disuse and despair। देखिए एक अगेन एंटोनियम्स हैं, है ना, दो। सो हमें वो स्टेटमेंट का रेफरेंस मिल गया कि नेगेटिव बातें, जो नेगेटिव मेंशन है बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का, वो पैराग्राफ ए में हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 14 का आंसर ए लिख देंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साथ साथ आप उसको अपने मन में ट्रांसलेट करते जाएं और पढ़ें ध्यान से, तभी आपको श्योरली राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप स्किमिंग थोड़ा सा अवॉइड करें। आदत बनाएं, जब भी आप अभी तैयारी कर रहे हैं अपने आइलेट्स की, तो आप आदत बनाएं कि आप जो है ट्रांसलेट करते जाएं, दिमाग में बिठाते जाएं। अब इससे क्या है, बहुत सी आपको वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपके राइटिंग में भी आपको मदद और स्पीकिंग में भी मदद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आ गया यूनिट ऑफ क्वेश्चंस कि हमें दो ऐसी स्टेटमेंट्स निकाल के बतानी है जो इन्होंने देखिए बताया है कि when comparing 20th century stadiums to ancient amphitheaters in section D, which two negative features does the writer mention। अब हमारे लिए सबसे कुछ कीवर्ड्स हैं कि कंपेयर करते वक्त जो है दोनों एम्फी थिएटर्स होते हैं, बड़े सारे मतलब एक जैसे सेंटर में होते हैं खेल का मैदान, और साइड गोल साइड पे जो है बैठने के लिए, ऑडियंस के बैठने के लिए जगह होती है, तो वो एम्फी थिएटर्स होते हैं थे पहले। और उनका कंपैरिजन करते हुए स्टेडियम्स के साथ कौन सी नेगेटिव फीचर्स, देखिए नेगेटिव फीचर्स हमें बताने हैं और हमें सिर्फ सेक्शन डी पढ़ना है। तो दैट्स गोना बी वेरी इजी। हम ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। हमें सिर्फ डी पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है और नेगेटिव पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। देखिए डी पैराग्राफ में कह रहे हैं, देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉडर्न स्टेडियम्स एंड एंशिएंट एम्फी थिएटर्स इंटेंडेड फॉर गेम्स। यहाँ मेन आ गया बात कि वो दोनों ही गेम्स के लिए हुआ करते थे। Then, but some of the flexibility was lost in beginning of 20th century as stadiums are were developed using new products such as steel,
reinforced concrete, and made use of bright light and nighttime matches. Many such stadiums are situated in suburban areas designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be accessible to the जनरल पब्लिक. ये देखिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई कि जनरल पब्लिक के पहुंच से, एक्सेसिबल उनके पहुंच में नहीं थे ये. रिक्वायर मोर एनर्जी टू रन एंड कंट्रीब्यूट इन अर्बन हीट. तो उनको ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती थी कि टू रन एंड कंट्रीब्यूट टू अर्बन हीट, कि उन बिजली की खपत और ज़्यादा लगती थी. तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट में आएंगे. देखिए हमने क्या क्या बातें उसमें पढ़ी कि स्पोर्ट्स के लिए हुआ करते थे, और जो है उनको नेगेटिव बात एक क्या थी कि वो पहुंच से बाहर थे लोगों के. और एक यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनको मेड यूज़ ऑफ ब्राइट लाइट्स फॉर नाइट मैचेस. एक तो गेम्स के लिए और एक नाइट मैचेस के लिए यूज़ किए जाते थे. तो यहाँ स्टेटमेंट्स हम अब निकालते जाएंगे जो हमें पैराग्राफ के हिसाब से नहीं मिले वहाँ पे. दे आर लेस इमेजिनेटिवली डिज़ाइंड. इमेजिनेटिवली डिज़ाइंड का तो कुछ बात नहीं हुई है उसमें कि कुछ डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया. स्पेशियस थे, कम स्पेशियस थे. नहीं, कम स्पेशियस की बात तो नहीं कही गई क्योंकि ये तो शायद बताया है कि बहुत बड़े हुआ करते थे. और ये भी हम कट करेंगे. नेक्स्ट है दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशंस. हाँ देखिए ये तो बात की गई थी ना कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो कन्वीनियंट लोकेशंस पे नहीं हुआ करते थे. सी हमारा आंसर एक रहेगा, हमें दो चूज़ करने हैं. डी है दे आर लेस वर्सटाइल. वर्सटाइल नहीं थे क्योंकि देखिए उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो मोस्टली इंटेंडेड फॉर गेम्स. इसका मतलब कि स्टेडियम्स में कोई नाटक या कोई और चीज़ के लिए, कोई ओपेरा के लिए या थिएटर्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता था उनको. वो सिर्फ गेम्स के लिए ही होते थे, तो वो वर्सेटाइल नहीं थे, है ना. वर्सेटाइल होता है कि एक चीज़ को बहुत से बहुत सारे जो है यूजेस लिए जा सके. सो ये सी और डी हमारा आंसर रहेगा. और फिफ्थ को हम पढ़ लेते हैं. दे आर मेड ऑफ लेस ड्यूरेबल मटेरियल. ये हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे मटेरियल मेंशन किया गया स्टील और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, और ब्राइट लाइट्स और भी यूज़ की गई हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ड्यूरेबल नहीं था जो मटेरियल, है ना. तो इस तरह से ट्रांसलेशन ही सबसे बेस्ट मेथड है उसको सॉल्व करने का, रीडिंग टास्क को. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा टू कैच अ किंग, और इसकी जो सब टाइटल है ये भी आप ज़रूर पढ़ें. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एन कीयर रिव्यूज चार्ल्स स्पेंसर्स बुक अबाउट द हंट फॉर किंग चार्ल्स ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर ऑफ 17th सेंचुरी. सो एन की अपने रिव्यू दे रही है चार्ल्स स्पेंसर की किताब के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ हम आज करेंगे MCQs, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करेंगे. इसके लिए भी मैंने आपको एक ही ट्रिक बताई हुई है कि एलिमिनेशन मेथड, जो हमने अभी भी यूज़ किया लास्ट क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है. देखिए पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द रिव्यूअर्स मेन पर्पस इन द फर्स्ट पैराग्राफ. अब बहुत अच्छी बात है कि हमें लोकेशन इन्होंने इस पर्टिकुलर दी हुई है, हमें सिर्फ एक पैराग्राफ ही पढ़ना है. तो बस स्टेटमेंट पढ़ी और उसके बाद लोकेशन पे आ गई. आपको चारों ऑप्शंस नहीं पढ़नी है, बिकॉज अगर आप पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लेंगे तो आपको जब आप लोकेशन पे रीड करेंगे तो आपको चारों ऑप्शंस ही सही लगेंगे. इसीलिए आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ें और लोकेशन पे आ जाए.
पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं. चार्ल्स स्पेंसर्स लेटेस्ट बुक टू कैच अ किंग टेल्स अस द स्टोरी ऑफ द हंट फॉर King Charles II in the 6 weeks after resounding defeat at the Battle of Worcester in September 1651. ठीक है, तो यहाँ हमें बेसिकली तो पता चल गया कि टेल्स अस अबाउट. तो यहाँ जो राइटर है वो सिर्फ उनके बारे में उसकी किताब के बारे में उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही है ना. तो अगर आप थोड़ा सा स्किम करते जाएंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी कहानी बता रही है कि वहाँ उस वक्त में क्या हुआ था, है ना. तो बेसिकली अब इससे हमें कन्फ्यूजन होगी, तो हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी है, फर्स्ट लाइन पढ़ी है, उसी को ही बेस रखेंगे और ऑप्शंस पे आएंगे. देखिए हमारी फर्स्ट ऑप्शन है टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ वॉरचेस्टर. ये बताने के लिए कि वॉरचेस्टर की बैटल में क्या हुआ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बताया गया है, लेकिन बेसिकली रिव्यू मेन पर्पस उसका ये नहीं था उस पैराग्राफ में. टू गिव एन अकाउंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू चार्ल्स टूज एस्केप. ये है, ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में ही है कि उसने एस्केप होता है छुपना. इसके 2-3 मीनिंग है एक्चुअली. एस्केप का मतलब छुपना भी होता है, एस्केप का मतलब बच निकलना भी होता है. ये एस्केप का मतलब होता है कि अपनी मतलब अपनी ड्यूटीज़ से परे एक लोनली कुछ वक्त के लिए समय बिताने के लिए निकल जाना, उसको भी एस्केप कहते हैं. तो चार्ल्स स्पेंसर ने जो है story of the hunt for King Charles II in the 6 weeks after his sounding defeat in the Battle of Worcester. तो अब बैटल से हारने के बाद वो जो है हंट फॉर वो जो है अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने आप को समझने के लिए वो भाग गए थे, चले गए थे कहीं. तो टू गिव एन अकाउंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू ऐसे मौके क्या हुआ क्या था उस वक्त कि चार्ल्स को छुपना पड़ा, परे होना पड़ा. तो वो सारी बात ही इस पैराग्राफ में बताई गई है. ठीक है, तो जो है बी आंसर है, हम इसको प्रोमिनेंट रख लेंगे एक बारी. सी भी पढ़ लेते हैं. टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिकल व्यूज़. ऐसा कोई पार्लियामेंटेरियन व्यूज़ का कुछ बताया तो नहीं गया. यहाँ एक सिर्फ वर्ड है पार्लियामेंटेरियन आर्मी. उनके रिव्यूज़ व्यूज़ कुछ नहीं बताया गया इस पैराग्राफ में. ठीक है. टू कंपेयर चार्ल्स सेकेंड्स बिलीफ विद दोज ऑफ हिज फादर. अपने फादर के बिलीव्स और उसके बिलीफ में फ़र्क का कंपैरिजन नहीं, ऐसा कोई कंपैरिजन इसमें नहीं बताया गया है. आपको बारी बारी वर्ड मिलेगा पार्लियामेंटेरियन 1-2 बार, तो आप ये मत सोचें कि 2-3 बारी वो वर्ड आ गया तो वही आंसर होगा. ठीक है, मैं आपको इसकी काफ़ी देर के लिए ये पैराग्राफ यहाँ ऐसे फोकस में रख देती हूँ ताकि आप पढ़ पाएँ और इस चीज़ को लेकर श्योर हो पाएँ कि हमारा आंसर बी ही सही था और उसका हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया था, है ना. तो ये एलिमिनेशन मेथड से करते हुए हमने बी आंसर तक पहुँचे कि पूरा अकाउंट दिया है उस पैराग्राफ में, पूरी बात बताई है कि वो कैसे उसको भागना पड़ा, सर्कमस्टांसेस कैसे बन गए थे. ठीक है, सो उस एक्चुअली इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में पूरी सारी बात ही आ जाती है. सो ये रहा आपका हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आज सॉल्व किए. एंड नेक्स्ट आई विल बी सॉल्विंग हेडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ वीडियो. सो आप इसी तरह से ट्रांसलेट करते जाएं और सॉल्व करते जाएं. इट्स नॉट दैट टफ. Best of luck for all the aspirants who are just going to fill or give their exams of IELTS. And for any queries, please leave your ideas in comment so that I can help you more effectively. Please like, subscribe, and share my channel.